बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और समझते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई एप्स्टन फाइल्स ने किस तरह ग्लोबल डिप्लोमेसी के एक बिल्कुल खुफिया नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर सच में हैरानी होती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, बिलियनियर्स और रॉयल्स एक ऐसे इंसान के आसपास घिरे थे जो एक दोषी अपराधी था। आइए इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी का ये खेल पर्दे के पीछे आखिर चल कैसे रहा था। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये कोई ऑर्डिनरी लिस्ट या कहानी नहीं है। ये जेफरी एप्स्टाइन के मैनहट्टन मैंशन में लगे सर्वेलेंस मॉनिटर्स का असल लेआउट था। हर बाथरूम, हर बेडरूम, सब जगह खुफिया कैमरे लगे थे। और सच कहें तो यहीं से एप्स्टाइन की असली ताकत शुरू होती थी। उसका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं था, बल्कि जानकारी और ब्लैकमेल था। आने जाने वाले हर ताकतवर शख्स की रिकॉर्ड की गई सीडीज को एक खुफिया तिजोरी में रखा जाता था। उसने एक्सेस और इन्फॉर्मेशन को ही अपनी सबसे बड़ी करेंसी बना लिया था। तो इस पूरे नेटवर्क को और एक अपराधी द्वारा चलाए जा रहे इस डिप्लोमैटिक खेल को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 4 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक्सेस की करेंसी। दूसरा, रॉयल फैमिली का पतन। तीसरा, इंडियन बैक चैनल। और आखिर में ग्लोबल डिप्लोमैटिक वेब। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक्सेस की करेंसी और 2026 का ट्रांसपेरेंसी रिलीज। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 3 मिलियन। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस, 1,80,000 तस्वीरें और लगभग 2,000 वीडियोस रिलीज किए। इस एक विशाल रिलीज ने दुनिया के कई राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बिलियनियर्स को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। ये डेटा अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि ये नेटवर्क कितना गहरा और फैला हुआ था। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एप्स्टीन का मेन बिजनेस कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं था। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करना और खुद को एक ऐसा मिडलमैन बना लेना जिसे कोई छू तक ना सके। इन्फॉर्मेशन और उस नेटवर्क का एक्सेस ही उसका सबसे बड़ा हथियार थे। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम इसका रियल वर्ल्ड असर देखेंगे, रॉयल फैमिली का पतन। ये टाइमलाइन सच में चौंकाने वाली है। ये साफ दिखाता है कि फाइल्स सामने आने के बाद क्रोनोलॉजिकली क्या असर हुआ। 2010 में बकिंगम पैलेस के अंदर होने वाले खुफिया डिनर्स से शुरू होकर 2026 तक आते आते एक शाही परिवार के सदस्य का इस स्तर पर आकर पूरी तरह डिस्ग्रेस होना और अपना आवाज तक खाली कर देना, ये इस बात का सबूत है कि इन डॉक्यूमेंट्स ने किस लेवल पर रेपुटेशंस को मिट्टी में मिला दिया। तीसरा हिस्सा काफी दिलचस्प है, इंडियन बैक चैनल, यानी पारंपरिक कूटनीति या ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को पूरी तरह से बाईपास करना। जैसे कि मार्च 2017 के इस मैसेज को ही देखिए। भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी ने सीधे तौर पर एप्स्टाइन से ट्रंप प्रशासन, खासकर जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन तक पहुंचने के लिए मदद मांगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट सिटीजन्स का इस तरह से यूज होना ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मई 2019 तक आते आते एप्स्टाइन और स्टीव बैनन के बीच आने वाली एक मुलाकात को लेकर मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे। इन मैसेजेस में एप्स्टीन ने अंबानी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आदमी यानी हिज गाय कहकर संबोधित किया। फिर 24 मई 2019 को हुई इस ताबड़तोड़ ईमेल कोऑर्डिनेशन ने एक हैरान अंगेज सच्चाई को सामने ला दिया। जरा सोचिए, एक इंडियन बिजनेसमैन एक कन्विक्टेड अपराधी का सहारा ले रहा था सिर्फ इसलिए ताकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स तक एक्सेस बनाई जा सके। अब यहाँ पब्लिक स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बीच का जमीन आसमान का अंतर देखिए। हरदीप सिंह पुरी, जो बाद में मोदी सरकार में एक सीनियर मिनिस्टर बने, उन्होंने दावा किया कि मुलाकातें सिर्फ उनके एक इंस्टीट्यूट के कार्यकाल तक सीमित थी। लेकिन फाइल्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। एक ईमेल में उन्हें सीधे इंडिया में आपका आदमी बताया गया और उसके बाद मैनहट्टन में 3 कन्फर्म्ड मुलाकातें दर्ज हैं। ये डिस्क्रिपेंसी काफी सवाल खड़े करती है। ये डिटेल भी कम हैरान करने वाली नहीं है। हालांकि पीएम मोदी और एप्स्टीन के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जुलाई 2017 में एप्स्टीन ने अपने एक कतारी कॉन्टैक्ट को ये ईमेल भेजा। इसमें उसने मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा का क्रेडिट लेने की कोशिश की। यहाँ डांस और गाना किसी स्पेसिफिक इवेंट का मेटाफोर हो सकता है, पर इससे साफ पता चलता है कि एप्स्टीन खुद को इस ग्लोबल डिप्लोमेसी का मास्टरमाइंड साबित करना चाहता था। अब यहाँ फेयर रहना और दोनों पक्ष देखना बहुत जरूरी है।
इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस दावे को पूरी तरह से और बेहद कड़ी निंदा के साथ खारिज किया है। उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली एक दोषी अपराधी की बकवास बताया। लेकिन इन सब के बावजूद अनिल अंबानी द्वारा सेटअप किए गए उस बैक चैनल की मौजूदगी इन डॉक्यूमेंट्स में सच्चाई बनकर दर्ज है। चौथा और आखिरी हिस्सा, ग्लोबल डिप्लोमैटिक वेब। यूएस और इंडिया से आगे बढ़कर देखें तो दुनिया भर में इसने कई करियर्स खत्म कर दिए। ये पब्लिक इनकार और प्राइवेट हकीकत के बीच का फर्क एक पूरा पैटर्न बन चुका है। बिल गेट्स ने 2019 में किसी भी दोस्ती या रिलेशन से इनकार किया था, लेकिन प्राइवेट रियलिटी बिल्कुल अलग थी। 2011 के बाद हुई कई मुलाकातें, उसके जेट में यात्रा और 2013 के ब्लैकमेल ईमेल्स, यही वो रेवलेशंस हैं जिसे उनके 2021 के डिवोर्स का एक बड़ा कारण माना जाता है। 4500, जी हाँ, 4500 बार इन नई रिलीज हुई फाइल्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम इतनी बार आया है। इनमें एफबीआई द्वारा दर्ज की गई सीरियस अब्यूज एलिगेशंस की समरीज भी शामिल हैं। हालांकि उनकी टीम इन दावों को पॉलिटिकल साजिश बताती है, पर यह संख्या सच में ध्यान आकर्षित करती है और कई नए सवाल खड़े करती है। और इसका डिप्लोमैटिक असर किसी एक देश तक सीमित नहीं था। ये डेटा देखिए। जैसे ही लोगों की प्राइवेट मुलाकातों का खुलासा हुआ, स्लोवेकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश एम्बेसडर टू यूएस पीटर मैंडलसन को हटाया गया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सीआईए डायरेक्टर से लेकर फॉर्मर इजरायली पीएम तक टॉप डिप्लोमैट्स के करियर्स इस खुलासे के बाद पूरी तरह हिल गए। लेकिन इन सभी तबाह हुई रेप्यूटेशंस और सामने आए बैक चैनल्स के बावजूद सबसे चौंकाने वाली बात तो ये चार्ट बताता है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ओरिजिनली आइडेंटिफाई किए गए 6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में से करीब 40% हिस्सा, जी हाँ 40%, अभी भी पूरी तरह से डार्क में रखा है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये एक आखिरी सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। जब लगभग आधे डॉक्यूमेंट्स ने ही पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को इस तरह से हिला दिया, तो 39% अनरिलीज डॉक्यूमेंट्स के अंधेरे में अभी और क्या-क्या राज छुपे हैं? क्या ये सच में महज एक क्रिमिनल का नेटवर्क था, या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले काफी लंबे वक्त तक कूटनीति के पर्दे के पीछे गूंजता रहेगा।